नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगति की। तो काफ़ी अच्छा खासा इनका योगदान रहता है पेपर में। तो इन तीनों चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इन तीनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको बताने वाला हूँ। आप उन्हें तैयार करिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सके और आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो आज हम इन तीनों चैप्टर की विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, शुरुआत करते हैं विलीन चैप्टर से। इसमें सबसे पहले आपको जानना मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के, एक विषमांगी और एक समांगी। ठीक है, देखिए जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें अवयव अलग अलग दिखते हैं, यानी कि जो 2 कंपोनेंट मिले होते हैं उन दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे पानी में मिट्टी घोल दी जाए तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, तो वो होगा विषमांगी मिश्रण। और जो समांगी मिश्रण होते हैं उसमें अवयव अवयव जो होंगे वो अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो जो विलयन होता है हमारे पास वो क्या है, समांगी मिश्रण है। ये बात याद रखना है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, विलयन के घटक क्या क्या होते हैं। तो एक विलयन में सॉल्यूट होता है जिसे विले बोलते हैं, एक सॉल्वेंट होता है विलायक, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, पहचान कैसे करनी है कि विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है। तो जिसकी मात्रा कम होगी तो वो होगा विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो होगा विलायक, है ना। या फिर ये कहते हैं जो घुल जाए वो होता है विलय, जो जिसमें घोला गया है वो होता है विलायक। लेकिन इसकी पहचान करने का यही तरीका है कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा। और जो विलयन होता है वो विलायक की प्रावस्था को ही प्राप्त कर लेता है, यानी कि विलयन की प्रावस्था वही होगी, विलयन की अवस्था जो विलायक की होगी, है ना। विलयन की अवस्था होती है विलायक की अवस्था। तो ये आपको याद रखना है कि विलयन विलायक की अवस्था ही प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब अवयवों की संख्या के आधार पर देख लीजिए। तो द्विअंगी होता है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, यानी एक विलय और एक विलायक हो, वो द्विअंगी विलयन होगा। ऐसे ही तिरंगी चतुर्अंगी जो भी हैं, लेकिन हम केवल द्विअंगी विलयन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो सिलेबस में होता है वो द्विअंगी विलयन ही है, यानी एक विलय होगा और एक विलायक होगा। ठीक है, इसके बाद है देखिए प्रावस्था के आधार पर। तो गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोस विलयन होगा। तो इसमें क्या है, जैसे गैसीय विलयन है तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो गैस है, और जो सॉल्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ऐसे ही ये द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। तो ये इनके बारे में मैंने और विस्तार से बताया था, जो पहले हमने वीडियो बनाई है विलयन वाले की। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो द्रव्य विलयन है यही हमें चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है, द्रव्य विलयन ही चैप्टर में ठीक से जब स्टार्ट करेंगे तो हेनरी का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे और विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो हम केवल द्रव्य विलयन ही पढ़ने वाले हैं, ये आपको समझ लेना है। तो ये गैस विलयन, ठोस विलयन हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि विलयन की प्रावस्था वही होगी जो विलायक की प्रावस्था होगी। जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे पास, सोना जो होता है, सोने की ज्वेलरी हम बनाते हैं, आभूषण। तो उसमें 22 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें कुछ कॉपर मिला होता है, लेकिन जो प्रावस्था होती है विलयन की वो किसकी होती है, सोने की। तो 22 कैरेट गोल्ड क्रिएट से सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सॉलिड मतलब ठोस विलयन बनाता है ये। तो इसके एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, इसके बाद है विलेयता। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विलेयता की, आपको अच्छे से तैयार करके जानी है, याद करके भी जानी है। ठीक है, देखिए विलेयता क्या होती है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली अधिकतम विलय की मात्रा, वो होती है विलेयता। तो ये आपको पढ़ लेनी है। इसके आधार पर 3 होंगी ये डेफिनेशन विलयन की, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। इसी के आगे ठीक है, असंतृप्त होगा जिसमें और विलय घोला जा सके, संतृप्त होगा और विलय नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, और ये आपको याद रखनी है ये डेफिनेशन। इनको मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से समझाया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, उन्हें आप पढ़ लेंगे जाकर और देख लेंगे। सांद्रता के पद देख लीजिए। सांद्रता के पद भी मैंने बताए थे जो ताप पर डिपेंड करते हैं और जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जो द्रव्यमान होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, और जो आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है। तो जो भी आयतन से रिलेटेड होंगे वो ताप पर डिपेंडेंट होंगे, और जो द्रव्यमान से रिलेटेड होंगे वो ताप पर निर्भर नहीं करेंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं सांद्रता के पद। द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये डिपेंड नहीं करेगी ताप पर। ठीक है, इसका होता है इसका फॉर्मूला कि वेट परसेंटेज इक्वल टू विलय का भार बटे विलयन का भार मल्टीप्लाई 100। ये सही आयतन प्रतिशतता है। देखिए इनके आधार पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वैसे तो इनसे डेफिनेशन कुछ पूछे जाने वाली है नहीं। तो आयतन प्रतिशतता भी है, तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो मैंने आपको बताया है जो भी आयतन से रिलेटेड होंगे वो ताप पर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि जो आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो 2 प्रकार से सांद्रता के पद ढूंढते हैं हम, एक तो ताप पर निर्भर करने वाले और एक ताप पर निर्भर नहीं करने वाले। तो जिसमें भी आयतन आ जाए समझ लीजिएगा वो ताप पर डिपेंडेंट होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान वाले कहीं पर भी ताप पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। उसके बाद देखिए मोलरता है।
तो ये 4 चीज़ें और आपको याद रखनी है। तो 4 डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। मोलरता याद करनी है, मोललता याद करनी है, फॉर्मलता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। ये 5 डेफिनेशन आप याद करेंगे। यहाँ से एक डेफिनेशन आपको जरूर ही मिलने वाली है एग्जाम में। तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो होती है वो मोलरता कहलाती है विलियन की, है ना। तो विलियन की मोलरता सांद्रता का ही पद है। तो याद रखना है क्या है ये, कि 1 लीटर विलियन में, देखिए विलियन है यहाँ, विलायक नहीं है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या वो कहलाती है मोलरता। तो m बराबर ये फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है इसका, मोलरता इक्वल टू WB/MB इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के बटे में v है, और वो भी ml में है। अगर हम क्या करना है, मैंने देखिए पहले बताया है कि अगर ml में नहीं लेंगे तो W/m गुणा v ये होगा बस केवल फॉर्मूला, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसमें W क्या है? W है विलय का द्रव्यमान, M क्या है? विलय का अणुभार है, V है आयतन है। अगर ml लिया है तो मल्टीप्लाई 1000 लगा दीजिए, अगर ml नहीं लेना है तो इसे जो का तो रहने दीजिए। इसका मात्रक ध्यान रखना है, मोल पर लीटर होती है ना, मोल पर लीटर। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर द्रव्य आयतन आता है तो वो ताप पर निर्भर करेगी, यानी ताप को घटाने बढ़ाने पर मोलरता कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ताप पर निर्भर करती है, याद रखना है। इसके बाद है ये मोलल्टी है, यानी मोललता है ना कि मोलरता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो ये क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में, देखिए यहाँ पर वहाँ क्या था 1 लीटर विलियन में, तो यहाँ क्या है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। बस चेंजमेंट है थोड़ा सा, यहाँ विलायक है ये, है ना। तो बस इतना ही चेंजमेंट है। बस वहाँ क्या था 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या थी, और यह क्या है केवल इतना एक लाइन चेंज करनी है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो ये मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो m बराबर वही WB/MB इंटू मल्टीप्लाई 1000 इंटू WA, ये फॉर्मूला रहेगा। तो B भी जिसके साथ लग रहा है वो सॉल्यूट है, यानी कि विलय है। तो ये विलय का क्या है? द्रव्यमान, और ये क्या है? विलय का अणुभार। ये क्या है? विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। और ये 1000 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई करिए, किलोग्राम में लेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इसका यूनिट क्या होती है? यूनिट जरूर याद रखनी है। उसकी मोल पर लीटर थी, इसकी मोल पर केजी होगी। अब ये द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद देखिए मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसी भी विलयन में किसी भी विलय या विलायक का मोल प्रभाज जो होगा उसके मोलों की संख्या और बटे कुल विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो विलयन होता है, विलयन मान लीजिए A प्लस B से मिलकर बना है, जहाँ A विलय है B विलायक है। तो अगर मुझे विलय के मोलों की संख्या है, यानी कि विलय का मोल प्रभाज निकालना है, A मैंने मान लिया विलय है, तो Na और अपॉन में Na प्लस NB, बस ये हो गया विलय का मूल प्रभाज। अगर विलायक का मूल प्रभाज निकालना है तो ऊपर चेंज कर दीजिए NB और बटे Na प्लस NB, बस इतना सा है। इसके आधार पर मैंने विस्तार में न्यूमेरिकल भी समझाए हैं, उन्हें आप देख लीजिए जाके, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें फिर बता रहा हूँ मैं, तो तैयार करके जाएंगे आप एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोनों का मूल प्रभाज बराबर 1 के होगा, ठीक है। यह है एक विमाहीन राशि, क्योंकि मात्रा की नहीं बनेगा, ताप से स्वतंत्र है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है ppm पार्ट्स पर मिलियन, और इसका यूज कब होता है? जब विलय की मात्रा बहुत कम हो। तो ppm बराबर होगा विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 10⁻⁶। तो मैंने उपयोग बता दिया, इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। समुद्री जल में होता है O2 वायु प्रदूषण, ये जो बताने के लिए इसका यूज करते हैं हम, कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, पार्ट पर मिलियन का। अब देखिए, अब यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि हम द्रव विलयन पढ़ने वाले हैं, तो द्रव में जब गैस मिलेगी, तो द्रव क्या है? यहाँ सॉल्वेंट है, गैस क्या है? सॉल्यूट है, यानी कि गैस विलय है और जो द्रव है वो विलायक है। तो हम ऐसी कंडीशन में हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। तो हेनरी का नियम कब लागू होता है? जब द्रव में हम गैस मिलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना अच्छे से। मैं यहाँ केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको ये विस्तार से पढ़ के जाना है हेनरी का नियम, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि द्रव में जब गैस मिलाई जाएगी तब ये हेनरी का नियम लागू होगा। तो क्या होता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की जो विलेयता होगी वो दाब के समानुपाती होती है। फॉर्मूला है P अनुक्रमानुपाती होगी इसके मूल प्रभाज के, x जो यहाँ पर मूल प्रभाज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेनरी कांस्टेंट लगाएंगे कि H अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है, ये नोट करके आपको याद रखना है। उसके बाद हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं शीतल पेयजल यानी कोल्ड ड्रिंक्स में हम हेनरी के नियम का ही प्रयोग होता है। CO2 को उच्च दाब पर सील किया जाता है, प्रेशर ऊपर से बढ़ाते हैं जब इसे CO2 को हम इसमें भरते हैं, ठीक है। वो जो अचानक से निकलती है जब हम ढक्कन को खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ध्यान रखना है। सेकंड, पर्वतारोही, इसे भी यूज करते हैं, यहाँ भी हम हेनरी का नियम, गोताखोर की कंडीशन में भी हेनरी का नियम लागू होगा। उसके बाद है राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम कब लागू होता है?
तो राउल्ट का नियम लागू होगा जब द्रव में द्रव को मिलाया जाए। तो एक बात तो ये याद रखनी है, यानी दोनों ही कंपोनेंट्स द्रव ही होंगे, वो सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी। ठीक है, दोनों बात आपको याद रखनी है। तो देखिए ये नियम लागू कब होता है, जब द्रव में द्रव मिलाया जाए। तो इसमें क्या लेंगे, दोनों द्रव होंगे, दोनों को एक हम क्लोज्ड बर्तन में बंद करेंगे, तो इस ये नियम लागू होता है। तो ये नियम क्या कहता है, सबसे पहली बात स्थिर ताप की बात होगी। तो स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होगा उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो पार्शियल प्रेशर है, यानी कि प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से इसे हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, है ना, कांस्टेंट लगाएंगे कुछ। तो ये PA0 PB0 ये क्या है, इनके कांस्टेंट है, यानी कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है इनके। तो ये याद रखना है, ये अच्छे से पढ़ लेना है हमें राउल्ट का नियम, ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो अच्छे से तैयार करके जाएंगे इसे। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके बाद है आदर्श और अनादर्श विलयन में मुख्य अंतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैंने लिखा है आपके लिए, इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपाइल भी किया गया है ये। तो आदर्श विलयन क्या होता है, यह सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो आदर्श विलयन करते हैं राउल्ट के नियम का पालन, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 2 है कि एंथैल्पी परिवर्तन इसमें शून्य होता है। जो आदर्श विलयन है इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यहाँ ऊष्मा की बात हो रही है। नंबर 3 है आयतन परिवर्तन शून्य होता है, इसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, अच्छे से तैयार करके जाना है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। ठीक है, तो अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रिया शुद्ध अवयवों के समान ही होती है, यहाँ अन्योन्य क्रिया भिन्न होती है, दोनों से अलग अलग होती है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो धनात्मक विचलन होगा और एक होगा ऋणात्मक विचलन। तो ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से अधिक होता है और इसमें वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होता है। डेल्टा H यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वो 0 से अधिक होगा, धनात्मक होगा, यहाँ ऋणात्मक होगा। यह निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी बनाते हैं, है ना, और ये उच्च क्वथन वाले बनाते हैं जिसका क्वथनांक हाई हो। उदाहरण, एथेनॉल में एसीटोन मिलाइए, यहाँ एसीटोन में क्लोरोफॉर्म बनाइए। तो ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन लिए हैं कुछ। मोलरता और मोललता को परिभाषित करें, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मोलरता के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, और मोललता भी मैंने भी आपको पढ़ा के आया हूँ, दोनों ही चीज़ें। तो राउल्ट का नियम भी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सीमा इसकी याद रखनी है, ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। विलय पदार्थ अवाष्पशील होना चाहिए, जो हमने मिलाया है ना, वो अवाष्पशील हो, ऐसा ना हो गर्म करने पर वो उड़ जाए। अच्छा, विलय का वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वथनांक में उन्नयन, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वथनांक में उन्नयन है, ये कब होगा, जब द्रव में कोई ठोस पदार्थ मिलाया जाए। जब द्रव में मिलाएंगे हम ठोस, तो द्रव होगा यहाँ पर विलायक और ठोस होगा यहाँ पर विलय। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसका क्वथनांक है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, वो जल्दी नहीं उबलेगा। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो वो जल्दी से नहीं उबलता है, उसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जितनी वृद्धि होती है उसे ही बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनेगी कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे ही बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। यहाँ से कुछ ये फॉर्मूले बनेंगे, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद है हिमांक में अवनमन, ये भी गिरावट होगी, सेम कंडीशन है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसका हिमांक कम हो जाता है, इसे बोलते हैं हम हिमांक का अवनमन। तो इसमें ये मोलल उन्नयन स्थिरांक और ये भी पढ़ने हैं, और ये दूसरा हिमांक अवनमन स्थिरांक ये भी पढ़ना है। उसके बाद है परासरण और परासरण दाब। तो परासरण क्या होता है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर सतह गमन, ये क्रिया कहलाती है परासरण दाब। परासरण की क्रिया है ये। ठीक है, इसके बाद है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है वो कहलाता है परासरण दाब। यानी परासरण की क्रिया को जिस दाब से रोकेंगे वो परासरण दाब होगा। ठीक है, पाई बराबर CRT फॉर्मूला होता है। तो विसरण और परासरण में अंतर है। ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे। विसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं इसमें कण जो होंगे। परासरण में विलायक जो होगा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, साधारण ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए SPM की आवश्यकता नहीं होती है। SPM का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से है और परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली यानी SPM अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद ये प्रतिलोम परासरण है। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। तो ये भी पढ़ना है। उपयोग कहाँ करते हैं, समुद्री जल के विलवणीकरण में हम उपयोग करते हैं। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन और लिया है हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो ये अभी पढ़ा के आए थे, इसका अनुप्रयोग भी हम पढ़ चुके हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, तो दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो द्रव और वाष्प अवस्था में समान संगठन रखता है, एक स्थिर ताप पर उबलता है, ये कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है,
इसका मतलब है इसका क्वथनांक जो होता है वो स्थिर रहता है, इसमें कुछ भी मिला लीजिए वो नहीं बदलेगा, तो वो होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, इसी के आधार पर ये 2 प्रकार के और होते हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ लेंगे। एक वन टॉप गुणांक है, शायद ये कट चुका है आपके इस सिलेबस से, तो इसे आप नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दीजिएगा। नॉर्मलता, फॉर्मलता और पीपीएम को परिभाषित करना है, तो इसमें नॉर्मलता हमें पढ़ लेनी है। नॉर्मलता मैंने पढ़ाई भी है, 1 लीटर विलियन में ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो नॉर्मलता कहलाती है, और 1 लीटर में ग्राम सूत्रभार की संख्या वो कहलाती है फॉर्मलता। ये भी आपको डेफिनेशन याद करके जानी है, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ के आए हैं अभी, तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, परासरण दाब से विलय के मोलर द्रव्यमान का सूत्र स्थापित करना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है। तो पाई बराबर होता है CRT, सी यहाँ सांद्रता है, N2/V भी लिख सकते हैं, ×RT कर सकते हैं। ठीक है, N2 बराबर W2/M2, 2 बिलियन की बात करने हैं, तो विलय के मोल हुए हैं ये, तो पाई बराबर ये फॉर्मूला बना लेंगे, तो विलय का ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर विलियन। तो विलियन में मैं एक बार और बता देता हूँ क्या पढ़ना है। मोलरता तैयार करनी है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, ये डेफिनेशन तैयार करिए, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। उसके बाद पढ़ना है हमें हेमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब, ये 3 चीज़ें पढ़नी है, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इतनी ही डेफिनेशन आप तैयार करके जाइए, यहीं से आपका आ जाएगा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के लिए। तो मोल प्रवाह और है, न्यूमेरिकल थोड़े ठीक से तैयार कर लेने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत रसायन। तो इसमें क्या होगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा का परिवर्तन हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, तो इन परिवर्तनों का हम अध्ययन करेंगे, तो वो कहलाती है वैद्युत रसायन। ठीक है, सेल के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के सेल होंगे, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल तो हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सरल परिपथ वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर याद रखना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वैद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है वैद्युत अपघटनी सेल। उदाहरण इसमें भी याद रखने हैं, गैल्वेनिक सेल होती है, वोल्टेज सेल होती है, लैग्रांज सेल होती है, सीसा संचयक सेल होती है, क्षारीय संचयक सेल होती है, सब विद्युत रासायनिक सेल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया करवाने के लिए भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। देखिए इसमें आपको डैनियल सेल तैयार करके जानी है, अच्छे से तैयार करेंगे। तो डैनियल सेल में पढ़ना है, ये चित्र बनाना है, इसमें ये लवण सेतु होगा, इसमें NaCl होता है, अगर अगर जेल होता है, जिंक पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर अपचयन होगा, ये सब आपको पढ़ना है विस्तार से, और इसके लिए इक्वेशन बनानी है। तो ये पढ़ के तैयार करके जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, लवण सेतु ये सब पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मैंने बताया कि आपको टॉपिक में बता रहा हूँ, आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे डैनियल सेल। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव है, तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो होता है उसका इलेक्ट्रॉन विभव, मात्रक वोल्ट होगा। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो मानक परिस्थितियाँ, यानी कि ताप हो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, दाब हो 1 ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर ये बराबर होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, सांद्रता हो उसकी 1 मोल, ये मोलरता के रूप में दे रखी है सांद्रता, 1 मोल मतलब m मतलब मोलर है। सेल विभव जो होगा ये फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, इसका विभव स्वेच्छा से शून्य माना जाता है किसी अन्य अर्धसेल का विभव ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छे से तैयार करके जानी है, तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। ठीक है, देख लीजिए, ये है लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है। ठीक है, ये आगे सब दे रखे हैं, और भी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और भी N तक, मरकरी है, ब्रोमीन है, ये सब आपको श्रेणी अच्छे से तैयार करके जानी है। ठीक है, ज़रूर ही तैयार करेंगे इसे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पर E का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मान बढ़ता है, क्रियाशीलता घटती है। लिथियम प्रबलतम अपचायक है, और जो F2 है ये फ्लोरीन है, ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है, ये याद रखना है ना। अपचायक कौन है, लिथियम, ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन, ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राथमिक सेल दे रखी है जो विद्युत रासायनिक सेल का एग्जांपल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही फिजिक्स में, तो इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, लैग्रांज है, वोल्टीय है। द्वितीयक सेल इन्हें आवेशित किया जा सकता है, इनके भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। संचारण पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से हम, तो इन्हें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये मोलर व तुल्यांक चालकता, ये भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और तुल्यांक की चालकता भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोल-राउस का नियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल ही तैयार करके जाना है आपको। ये मान के चलिए ये नियम हर साल पूछा जाता है 1 या 2 नंबर के लिए, तो कोल-राउस का नियम आप पढ़ के जाएंगे। ये क्या होता है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसके। ठीक है, मोलर चालकता का ये सिंबल है, तो ये बराबर होगी इसके लैम्डा
NaCl इक्वल टू लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, तो अनुप्रयोग क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे का मोलर चालकता ज्ञात करनी। ठीक है, देखिए और इसके बाद देखिए इसमें फैराडे के नियम पढ़ के जाने हैं। प्रथम नियम कहता है इलेक्ट्रॉन पर जमा पदार्थ की मात्रा अब प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा बार बार इकट्ठी होती है जाकर, वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जेड यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं। जेड जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। आई धारा है, क्यू बराबर आई टी होता है क्योंकि, तो ये याद रखना डब्ल्यू बराबर जेड आई टी होगा फॉर्मूले के अनुसार। द्वितीय नियम एक कहता है यदि विभिन्न विद्युत अपघट्य श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो W1/W2 बराबर होगा E1/E2, जहाँ E जो होता है वो तुल्यांकी भार होता है। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं इन्हें आप थोड़े और लॉन्ग में पढ़ लेंगे। अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो आप पढ़ के जाएंगे फैराडे के दोनों नियम अच्छे से। ठीक है, और कोलज़ाउस का नियम भी, डेनियल सेल भी, ये अच्छे से तैयार करके जाएंगे। सेलों के बारे में जानकारी लेंगे, कौन प्राथमिक है कौन द्वितीयक है, पूछा जा सकता है। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये डेफिनेशंस हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा नैनसेट समीकरण है ये, इसे भी आप पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये रही नैनसेट समीकरण। ठीक है, इसे निकालने की विधि भी है, अगर ये 3 नंबर में आती है तो इसे आप तैयार करके जाएंगे पूरा। ठीक है, तो मैं केवल आपको टॉपिक बता रहा हूँ जिन्हें आप तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तैयार करना है। और यही समीकरण 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल के लिए ये फॉर्मूला होता है। ई सेल होगा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। E0 जो लिखा हुआ है -0.059/n log 10 प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद बटे रिएक्टेंट। तो ये भी ठीक से पढ़ना है। N क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q क्या है, अभिक्रिया लब्धि होती है। ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ये भी पढ़ के जाना है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है मेरी तरफ से। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करें। तो प्राथमिक सेल क्या है कि ये वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। उपयोग के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं। शुष्क सेल, ये एग्जाम्पल है इसका, ये इसका चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, देख लेंगे। विभव होता है इसका 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक। उपयोग है घड़ी में, रिमोट में। संरचना ये इसकी दे रखी है। एनोड जिंक का पात्र है, ये सब दे रखे हैं। ठीक है, बना लेंगे आप, कर लेंगे, लिख लेंगे। देखिए इसके बाद है संचयक बैटरी क्या है, इसके निरावेशन की क्रियाविधि लिखें। तो द्वितीयक सेल है जिसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। बनावट दे रखी है, निरावेशन अभिक्रिया दे रखी है, ये आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, अब है इसके बाद क्वेश्चन, ये लेट संचयक सेल की पुनः आवेशन अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन लिख लेंगे आप, इन्हें तैयार कर लेंगे, अच्छे से तैयार करके जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि एग्जाम में आते हैं या नहीं। जो मुझे लगा इस चैप्टर में अच्छे नहीं क्वेश्चन हैं वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इसका सचित्र वर्णन करना है, इसका क्या उपयोग है। तो एक संदर्भ इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मान स्वेच्छा से हम 0 मान सकते हैं। संरचना होती है, इसमें प्लेटिनम लेते हैं हम और उस पर प्लेटिनम होती है, लेपित होती है वो, है ना। 1 मिलियन HCl बिलियन में डुबो देते हैं। शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक बार दाब पर प्रवाहित की जाती है इसमें। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अज्ञात अर्धशैलों में विभव ज्ञात करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर चालकता और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पढ़ना है। और ये देख लीजिए, चालकता जब हम बढ़ाएंगे तो प्रभाव क्या होगा, तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। ठीक है, सेकंड कारण क्या है कि चालकता 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। पानी मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी जिससे उसकी चालकता घट जाएगी। मोलर चालकता, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, सेम कंडीशन वही है ना। तो ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद कोलज़ाउस का नियम है, अभी बताया है, अनंत तनुता पर लागू होता है ये। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे ठीक से, अच्छे से। तो गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर है, तो ये भी आप पढ़ लेंगे। ये चैप्टर में नैनसेट समीकरण है, ये भी अभी मैंने बताई है, इसे आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनके इतने ही आंसर लिखने हैं। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्वेश्चन समेटने पड़ते हैं, एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो ढूंढना पड़ता है। तो इस चैप्टर में से जो मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन्हें आप लिख लीजिए। नैनसेट समीकरण लिखिए, साम्य स्थिरांक से इसका संबंध बताइए। तो ये समीकरण लिखिए और इसका ये संबंध है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, साम्य स्थिरांक KC है यहाँ पर। ईंधन सेल क्या है, सचित्र वर्णन करना है। तो वे सेल जो ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वो कहलाते हैं ईंधन सेल। तो ये होते हैं। ठीक है, फैराडे के दोनों नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये दोनों आपको पढ़ लेने हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर रंग क्यों बदल जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लोहा होता है कॉपर से ऊपर आता है, तो Fe अधिक क्रियाशील है, इसका मानक अपचयन विभव कॉपर से कम है, तो अतः Fe कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसलिए ऐसा इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में,
कि किसी के विलयन में किसी को डुबो दें या कौन किसे विस्थापित कर देगा, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर ही वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मतलब ये नहीं, इसके आधार पर ही क्वेश्चन कोई आएगा। ठीक है, तो ये तैयार करके जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर। देखिए इसके बाद है रासायनिक बल गति की। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम अभिक्रिया का वेग, किस स्पीड से अभिक्रिया हो रही है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इनका अध्ययन करेंगे, तो रासायनिक बल गति की होगी। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है ना। यानी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। भाई अभिकारक धीरे धीरे घटेगा, उत्पाद का सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी, तो एकांक समय में कितनी बढ़ रही है, एक समय में 1 सेकंड में मान लीजिए, तो वो कहलाता है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, दो प्रकार का वेग होगा, औसत वेग होगा, ताक्षणिक वेग होगा, ये हम पढ़ भी चुके हैं 11वें फिजिक्स में भी। ठीक है, देखिए उसके बाद है वेग का गणितीय रूप। अभिकारक के लिए समय के साथ अभिकारक की मात्रा घटती है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगता है, इसमें देख लीजिए। हाँ, ये वाला मैंने बताया। उत्पाद के लिए समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो रेट जो रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, आर बोलते हैं इसे हम, तो dr/dt रहेगी माइनस के लिए, रिएक्टेंट के लिए, और dp/dt प्रोडक्ट के लिए, यानी प्लस इसलिए रहेगी क्योंकि बढ़ रही है। वेग को प्रभावित करने के काले कारक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने हैं आपको। ठीक है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक यह अभिक्रिया की गति को परिवर्तित घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, ये भी हमें पढ़ना है। फिर वेग नियम है, वह व्यंजक जो अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद में व्यक्त करता है, तो वो वेग नियम है। तो रेट ऑफ आर मैंने बताया था अभी आपको, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इस प्रकार लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती होगा ए के। ठीक है, मोलर सांद्रता के, देख लेंगे इसे। वेग सांद्रता की इकाई, के की जो इकाई है वो है मोल लीटर इनवर्स की पावर -n, और एस की पावर -2 है -1। ठीक है, तो इसमें इकाई याद रखनी है आपको के की, ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई जो होगी के की क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए केवल सेकंड इनवर्स। यही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, चाहे वो प्रथम कोटि के लिए है, द्वितीय कोटि तक ही आता है, शून्य, प्रथम और द्वितीय कोटि तीनों के लिए के का मान, के का मात्रक सॉरी, तो के क्या है, वेग स्थिरांक है, तो ये आपको पढ़ना है। तो शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये तीनों ही आपको मात्रक याद करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ ये जो n है यहाँ पर, यही डिपेंड करता है अभिक्रिया की कोटि। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया देखिए यहाँ 1-0 किया है, अगर यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1-1 किया है ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए 1-2 किया है, तो ये n जो है यही अभिक्रिया की कोटि है। तो यहाँ से हम के का मात्रक निकालेंगे जरूर। के का नॉर्मल मात्रक भी आप तैयार करके जाएंगे, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1-n और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये वाला मात्रक तैयार करेंगे, ये वाला, ये वेग स्थिरांक का नॉर्मली मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यह अभिक्रिया की 0 घात पर डिपेंड करता है ना, तो वो कहलाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो व्यंजक बनता है रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर के, आर की पावर 0, चूँकि किसी की भी संख्या घात 0 होने पर मान 1 होता है, तो आर बराबर के हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इन कोटि की अभिक्रिया की कोटि से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अभिक्रिया की कोटि में प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, पर दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो उसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ये अवकलित वेग समीकरण है, ये dr/dt के आर की पावर 1 है, माइनस के dt कर देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो dr/r है, तो log लिख सकते हैं आप यहाँ पर, log r। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस के टी प्लस आई। और भी इसमें थोड़ा सा और है, जब इसे हम लिमिट लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बनकर आएगा, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, तो अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो उसे तैयार करके जाएंगे। प्रथम अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है ना, वेग व्यंजक, तो ये आपको तैयार करना है। तो के बराबर 2.303/t log 10 r0/rt, ये आपको तैयार करना है। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है अर्धायु काल, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता घटकर अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्धायु काल होता है ये। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी बराबर टी हाफ कर दीजिए, एक्स बराबर a/2 कर दीजिए, ये फॉर्मूला बना था, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी निकल कर, टी हाफ की वैल्यू 0.693/K, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर निकल कर। ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ है कुछ। आणविकता देख लीजिए, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। एक आणुक हो सकती है, द्विअणुक या त्रिअणुक भी हो सकती है। ठीक है, आणविकता एक सैद्धांतिक मान है और यह कभी शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद है सक्रियण ऊर्जा। संगत सिद्धांत ये कहता है अभिक्रिया होने के लिए अणुओं की प्रभावी टक्कर होना आवश्यक है। सक्रियण ऊर्जा होती है वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए यानी पुराने बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। आर्हीनियस समीकरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तापमान और वेग स्थिरांक में संबंध बताती है, K बराबर AE⁻⁻KE/RT। तो दो अलग अलग तापमान T1 T2 के लिए सूत्र ये बनेगा log K2/K1 E0.23034 और ये फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। तो इसमें जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है, वेग व्यंजक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि तीनों डेफिनेशन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप तैयार करेंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया था वेग स्थिरांक का जो मात्रक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, इसका मात्रक जरूर तैयार करके जाना। अर्धायु काल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तैयार करके जाने हैं आपको। ये 3 चैप्टर है, 20 नंबर मान के चलिए यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित जो वेग समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको ये है इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही मात्रक आपको याद करके जाने हैं। शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के लिए तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। के का मात्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, वेग नियम भी बताया और वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ तीनों ही चैप्टर के। इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कुछ के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, कल लेकर आऊँगा मैं केमिस्ट्री के लिए, और 25 को आपका पेपर है, तो आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे इन सभी को। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए यहाँ से। तो कल सेकंड केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिन्हें नेम रिएक्शन हम बोलते हैं, तो उन्हें हम तैयार करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।